नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज सेहतनामा में बात होगी घुटनों की सेहत पर। घुटनों में दर्द होता है, सीढ़ियाँ चलते तो दर्द होता है, थोड़ा सा चले तो भी दर्द। और आज सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनपाल नरूला हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मनपाल हमारे इस शो में। डॉक्टर मनपाल, एक सर्टन 40 के बाद अक्सर महिलाओं में, ये शायद पुरुषों में भी और महिलाओं में स्पेशली हमने देखा है कि क्योंकि मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी बात कर रही होती है कि चल रहे हैं या खासकर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो घुटनों में एक तो दर्द होता है और कट कट की आवाज़ आती है। रीज़न क्या है? तो ये जो आपने सिम्टम्स बताए, ये एक टिपिकल सिम्टम्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ये हमारी ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस में ये सबसे, जैसे आपने बोला आपके फ्रेंड्स, हमारी ओपीडी प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट 70-80% पेशेंट्स इसी बीमारी के लिए, इसको मैं बीमारी नहीं कहूँगा बिकॉज ये एक एज रिलेटेड डीजनरेशन है। जैसे उम्र के हिसाब से हमारे बाल वाइट होते हैं, हमारी ऐनकें लगती हैं, तो ये एक नॉर्मल डीजनरेशन। तो मैं फर्स्ट थिंग यही बताना चाहूँगा कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल वेयर एंड टेयर है। हाँ, ये है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं जिसके कारण ये वेयर एंड टेयर थोड़ा जल्दी हो जाता है, और वो रिस्क फैक्टर्स हमें समझने ज़रूरी हैं। बट एवरीबडी विल हैव इट। और जो हम पहले 50-55 साल के बाद देखते थे, आजकल हम एज अर्ली एज 35-40 ईयर्स उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न जैसे मैंने बोला, रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक ऑफ कोर्स रिस्क फैक्टर है जिनके फैमिली में हो, पर सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स जो मॉडिफाइबल, व्हेन आई से मॉडिफाइबल, जो हमारे हाथ में है। अब देखो, एज रिलेटेड चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, फैमिली हिस्ट्री हमारे हाथ में नहीं है, पर जो हमारा बॉडी वेट है, विच इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो लोग हैवी होते हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है, जो उनको अंदर ये वेयर एंड टेयर जल्दी शुरू होगा, उनको ज़्यादा देर, ज़्यादा इंटेंस होगा। और ऑफ कोर्स फिर होता है, अगर कोई पुरानी इंजरी हो नी जॉइंट में, या कोई इश्यूज रहे हों पहले, कोई बोन प्रॉब्लम, कोई जॉइंट प्रॉब्लम, जैसे गठियाँ होता है कईयों को, दूसरे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, या कोई चोट लगी हो जिसमें कोई पुरानी इंजरी हो, उनमें ये जॉइंट वेयर एंड टेयर जल्दी हो जाता है। पर लाइक आई सेड, द सिंगल मोस्ट फैक्टर जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम इसको डिले भी कर सकते हैं, वो है हमारा बॉडी वेट। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर ये वजन ज्यादा है तो हो सकता है घुटनों में प्रॉब्लम ज्यादा हो, तो सबसे पहले वेट कम करिए। यस, ये दो चीज़ें हमारी बोन्स, एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो हैवी वेट है उनको सफ़र करना पड़ता है। एक है नी पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक बैक एक। सो ये दोनों, वो जो कहते हैं घुटनों में ग्रीस कम हो गया, ऐसा कुछ होता है? देखो एक्चुअली, जब मैंने 20-25 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की थी, तो हम सुनते थे, जो हमारे प्रोफेसर्स भी ये बात करते कि आपकी ग्रीस ख़त्म हो गई। तो उसमें क्या हुआ, एक बार एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बताना चाहूँगा कि एक पेशेंट मेरे पास आई कि जी, मैंने कहा था, मैं उनको बोला जी, मैंने आपको वेट लॉस करने के लिए बोला और आप तो पहले से भी हैवी होके आ गए, कि डॉक्टर साहब आपने बोला था कि मेरे जॉइंट में ग्रीस खत्म हो गई। तो मैंने घर जाके अच्छे से घी तेल खाया ताकि ग्रीस डल जाए। सो देन आई रियलाइज कि हमें ये वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। सो प्लीज़ रिमेंबर, ये ग्रीस वो वाली नहीं है जो कि हम खा के, इनफैक्ट हम अपना बॉडी वेट बढ़ा के और ज़्यादा उसको प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल लुब्रिकेशन मैकेनिज्म है। जैसे कोई भी बेयरिंग होता है, अब उसका तेल खत्म हो जाएगा तो आवाज़ करना शुरू कर देगा। पहले वो लुब्रिकेशन खत्म होगी, उसके बाद वो पार्ट घिसना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट इट इज। वो लुब्रिकेंट्स आएगा कैसे? तो हाँ, लुब्रिकेंट्स जो होता है, इसके लिए कुछ अब सिंथेटिक आ गई हैं प्रिपरेशंस। तो जैसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट होती हैं अलग अलग स्टेजेस में। अर्ली स्टेजेस में हम इसके अंदर कार्टिलेज सप्लीमेंट्स देते हैं, जो थोड़ा सा उसको स्लो डाउन करती है। प्लीज़ रिमेंबर, ये जो वेयर एंड टेयर है, इसको हम रोक नहीं सकते। हम इसको, मतलब घुटनों का दर्द होगा ही होगा, ऐसा है? हर किसी को नहीं होगा, पर अगर ये प्रोसेस शुरू हो गया तो हम जो वेयर एंड टेयर, ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहा हूँ, इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, हम उसको रिवर्स भी नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक एन एज रिलेटेड, बट हम इसको सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन कर सकते हैं कि जो चीज़ 2 साल चलनी है उसको 10 साल चलाएं, जो 10 साल चलनी है उसको 20 साल चलाएं। सो ये हमारे हाथ में है। उसके लिए क्या होता है कि जब कोर्स वेट रिडक्शन, मैंने जैसे बोला, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत देर खड़े नहीं रहना एक जगह पे, चौकड़ी मार के नहीं बैठना, ज़मीन पे अवॉइड करना है। पर अर्ली स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम इसके अंदर कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं, जो कोलेजन कार्टिलेज सप्लीमेंट्स हैं, जो इस न्यूट्रिएंट होता है जो उसको स्लो डाउन करता है। फिर जैसे हमने अभी बात की जो ग्रीस के, तो एक और स्टेज थोड़ी सी आगे हो जाए, जब थोड़ा सा ये सप्लीमेंट्स नहीं ऐड करते, तो आजकल एक सिंथेटिक इंजेक्शंस आ गए हैं जो हम घुटने के अंदर लगाते हैं। और वो एक तरह से लुब्रिकेट कर देती हैं। मिनिमम 1 ईयर अप टिल 3-4 ईयर्स ऑल्सो हम लाइफ ऑफ द जॉइंट इंक्रीज करते हैं। और ऑफकोर्स अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर जब बिल्कुल ही जॉइंट आपस में रगड़ खा रही, फिर हम नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। तो ये नी रिप्लेसमेंट की नौबत तब आती है जब पेशेंट ध्यान नहीं दे रहे हैं, घुटनों में दर्द होता जा रहा है और वो बियर करते जा रहे हैं।
तो इसके लिए फिर वही बात है कि सिम्टम्स पहले क्या थे, आपके सिम्टम्स। सी नी रिप्लेसमेंट इज नॉट अ सर्जरी कि डॉक्टर ने बोला और आपने करा लिया। इट डिपेंड्स ऑन हाउ अनकंफर्टेबल द पेशेंट इज, उनके सिम्टम्स क्या हैं। जब ये शुरुआत होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, द फर्स्ट कंप्लेंट इज कि पेशेंट को नीचे जगह से उठ के खड़े होने में दिक्कत आती है, जैसे आपने अभी राइटली बोला, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत आती है। फिर जब ये प्रॉब्लम थोड़ी आगे बढ़ जाती है, चलना फिरना कम हो जाता है, और फिर रेस्ट में भी पेन होना शुरू हो जाता है, और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ लिमिट हो जाती है। सो व्हेन वी सी कि पेशेंट कहे कि भाई मेरी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पेयर हो गई है, और हम एक्सरे में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप खत्म हो गया। नॉर्मली क्या होता है, जॉइंट्स के बीच में गैप, अगर मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूँ, ये हमारा एक नॉर्मल नी जॉइंट होता है। तो ये देखिए, ये हमारी नी कैप है, ये दोनों बोन्स हैं। अगर हम सामने से इसको हटाएं तो ये दो बोन्स के बीच में हमारा ये कार्टिलेज होता है। तो जब ये कार्टिलेज घिस जाता है, ये दोनों बोन्स आपस में टच करनी शुरू कर देती हैं, और वो अंदर का जो एरिया होता है, जैसे हमारा नी जॉइंट का अंदर का हिस्सा है, ये गैप पहले कम होना शुरू हो जाता है। तो जब ये बोन से बोन टच करती है, तब हम इसको सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो हम एक्सरे में देखते हैं कि गैप बिल्कुल खत्म हो गया, और पेशेंट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल। प्लीज़ रिमेंबर, ये सर्जरी जो हम रिकमेंड करते हैं, इट इज़ फॉर योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपको ऐसा तो है नहीं, कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ तो है नहीं, अगर पेशेंट को लगे कि मेरी फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ, और हर एक का अपना थ्रेशोल्ड है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स को हमें नी प्लेसमेंट हुआ, मेरे फादर का जब गोल्फ बंद हो गया, उन्होंने कहा मेरे को गोल्फ खेलना ही खेलना है, तो उनका थ्रेशोल्ड वो था। कुछ लेडीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब हम मंदिर जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे, हम नहीं जा पा रहे। तो हर एक का अपना थ्रेशोल्ड होता है। तो जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज सफरिंग, और आपका वेयर एंड टियर बहुत ज़्यादा है, और आपका पेन इतना ज़्यादा है कि आपके नॉर्मल पेन किलर से नहीं आराम आ रहा। सी रोज़ पेन किलर खाना इज़ बैड फॉर द किडनीज़। सो अगर आपको पेन किलर रोज़ खाना पड़ रहा है और आपकी जिंदगी लाइफ क्वालिटी सफ़र हो रही है, देन डेफिनेटली नी रिप्लेसमेंट इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू। घुटने में दर्द की शुरुआत हुई, शुरुआती दौर में आप कितने दिनों बाद आपको लगता है कि नहीं, अब तो बेयर नहीं हो रहा, अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? सो देखो, हमारी कंट्री में थोड़ा सा ये एक है कि एक तो चल रहा है, एक तो सेल्फ मेडिकेशन हाँ, बहुत कॉमन है, ओवर द काउंटर पेन किलर्स मिल जाती हैं, जो कई बार वो गलत भी है, बिकॉज हम उसको ओवर करके अपनी किडनीज खराब करते हैं, और पेशेंट्स एक दूसरे की बात सुन के सेल्फ मेडिकेट करते हैं। हाँ, शुरू में आप नॉर्मल एंटी इन्फ्लेमेटरीज थोड़ी सी ले सकते हैं, थोड़ा सा हॉट फोमेंटेशन कर सकते हैं डेफिनेटली, पर अगर आपको रोज़ पेन किलर खानी पड़ रही है और आपका पेन काफ़ी सिवियर है, सो प्लीज़ को इग्नोर मत करिए, डेफिनेटली कंसल्ट। ज़रूरी नहीं है ऑस्टियोआर्थराइटिस, कभी कुछ और भी हो सकता है। और आजकल इतने अच्छे सप्लीमेंट्स आ गए हैं, जैसे मैंने बोला इंजेक्शन ट्रीटमेंट है, टैबलेट्स, अगर टाइम से शुरू किया जाए अर्ली आर्थराइटिस, तो काफ़ी हद तक हम इसको डिले कर सकते हैं। और कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स भी आप सजेस्ट करते हैं कि ये ना करें, या 40 तक अभी पहुंचे हैं और अभी शुरुआत नहीं हुई है घुटनों में दर्द की, हो ही ना, कुछ ऐसा भी है? देखो, हो ना, फिर मैं वही बात करता हूँ कि थोड़े से आप बालों पे रंग तो कर सकते हैं, है ना। अब हम कहें कि बाल ही वाइट ना हो, वो तो नहीं हो सकता। कुछ एक्सरसाइज या कुछ खान-पान ऐसा, जीवन शैली, आपकी लाइफस्टाइल। अगर हम अपना डाइट अच्छा रखें, रिच इन कैल्शियम, विटामिन डी, न्यूट्रिशियस डाइट खाएं, हम फैटी फूड्स अवॉइड करें, अपना वेट कंट्रोल में रखें, जैसे मैंने बताया सिंगल सबसे अहम है, वेट कंट्रोल में रखें, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस करते रहें, तो हम काफ़ी हद तक इस ऑस्टियोआर्थराइटिस को, जो आपकी फैमिली में भी अगर चाहे हो, उसको हम डिले कर सकते हैं। तो अगर ये 3 फैक्टर्स का हम ध्यान रखें, एंड उसमें से फिजिकल एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, कुछ डूज एंड डोंट्स जो आपने बोले, मैंने बताया कि बहुत देर खड़े मत रहिए, जैसे लेडीज होती हैं वो रसोई में बहुत देर खड़ी रहती हैं, 2-3 घंटे, तो उनको हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप ऊंचा स्टूल बना लो ताकि आप गैस, तो दिस सिंपल टिप्स वेर यू डोंट हैव टू स्टैंड फॉर लॉन्ग। एक जगह पे खड़े रहने से घुटना जल्दी खराब होता है, चलने फिरने से नहीं होता है। तो एक जगह पे खड़े मत रहिए, जमीन पे, आजकल आप देखेंगे गुरुद्वारे मंदिर में भी उन्होंने वो चेयर्स प्रोवाइड की हुई हैं, फॉर ओल्ड पीपल। सो आप जमीन पे अवॉइड करें, अगर आपको पेन है, दिक्कत है, जमीन पे मत बैठिए, और एक्सरसाइज करते रहे, और साथ में सप्लीमेंट। अगर नी में पेन हो रहा है तो जो गुरुद्वारे में भी हम जाते हैं और चौकड़ी मार के ऐसी बैठते हैं, सो वो नहीं होना चाहिए। देखो, अगर तो अवॉइड हो सकता है तो अच्छी बात है, पर अगर आप जमीन पे बैठे हैं तो जब उठते हैं तो कहते हैं कि जब अगर आप घुटनों के सहारे उठेंगे तो आप अपना 10 टाइम्स to 20 टाइम्स बॉडी वेट डाल रहे हैं। तो कोशिश करिए कि हाथों के सहारे से उठिए, और जितना हो सके जमीन पे अवॉइड करिए। अच्छा, अगर नी पेन है तो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए? अगर हम कहें वेट लिफ्टिंग, देखिए वेट बेयरिंग एक्सरसाइज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी जनरल टोनिंग, कार्डियो करें, बहुत तरह की एक्सरसाइज हैं, जरूरी नहीं कि आपने वेट लिफ्टिंग ही करनी है, आप अपने लेग्स के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करिए। नी आर्थराइटिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लेग के मसल, उसके लिए काफ़ी सारी एक्सरसाइज हैं जो वेट्स के साथ, पुली के साथ होती हैं, जो लेग एक्सटेंशन कहते हैं, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज होती हैं। तो अगर आप अपने नी के अराउंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो एक तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहेगा,
आपका जो जॉइंट्स पे वेट कम पड़ेगा, और आगे जाके अगर आपको कभी भी सर्जरी करानी पड़ी तो क्योंकि आपकी मसल पावर अच्छी है उतनी जल्दी आप रिकवर भी करेंगे। सो मसल ट्रेनिंग अगर हम कहें अराउंड द लेग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप उसको वॉकिंग से करें, चाहे साइकिलिंग, अगेन साइकिलिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, एंड चाहे आप जिम में करें। और नी कैप ऑप्शनल है या ज़रूरी होता है? नी कुछ कैप मामलों एक में? आपको एक सपोर्ट देता है वाइल यू आर एक्सरसाइजिंग स्टैंडिंग, सो उससे कोई जो अंदर का अर्थराइटिस कुछ चेंज नहीं होगा। आपको एक तो वेल बीइंग का एक फीलिंग आती है और आपको थोड़ा चलते टाइम एक सपोर्ट सी आता है, बट इट विल नॉट चेंज दी अंडरलाइंग डीजनरेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूर्य नमस्कार योगा हाँ जी, कितना हाँ। हेल्प करता है? देखो योगा की एक्सरसाइजेस बहुत ही हेल्पफुल हैं, चाहे मैं कहूँ नी में या बैक पेन में, पर जैसे हर चीज़ में कोई ना कोई डूज एंड डोंट्स है। सो अगर जैसे हम योगा में वज्रासन में या पद्मासन में बैठते हैं जिसमें नी को बहुत ज़्यादा फोल्ड करना पड़ता है, दैट वी विल नॉट रिकमेंड। तो आप अपने योगा टीचर से ज़रूर कंसल्ट करिए और अगर उनको बताइए कि आपको नी का अर्थराइटिस है तो कुछ आसन हैं जो अवॉइड करने चाहिए। बट ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए योगा इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। फिजियोथेरेपी कब आप रिकमेंड करते हैं? फिजियोथेरेपी तो जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन का चोली दामन का साथ होता है हाँ। जी। तो हम हर डिजीज़ चाहे वो बैक पेन है चाहे नी पेन में हम फिजियोथेरेपी ज़रूर रिकमेंड करते हैं। जैसे मैंने बोला मसल ट्रेनिंग अगर हो तो आप काफ़ी हद तक अपनी जॉइंट की और बोन्स की प्रॉब्लम के साथ आप उसको डिले कर सकते हैं डिजनरेशन। सो फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेदर यू गेट ऑपरेटेड और नॉट ऑपरेटेड, और अगर आपने सर्जरी भी करानी है तो सर्जरी से पहले भी और सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आप खुद भी एक बार सीख के घर में भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई हर बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। व्हेन आई से फिजियोथेरेपी आई मीन एक्सरसाइजेस एंड इट्स गुड इफ़ यू कैन डू इट अंडर सुपरविजन ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट। आखिरी सवाल, सोने का ढंग क्या होता है, सही सोने का ढंग जब आपके घुटनों में पेन हो? देखो जब घुटनों में पेन हो वट एवर पोजिशन यू आर कंफर्टेबल इन, नॉर्मली क्या होता है जिनको भी कोई बैक की इश्यूज़ या नी की इश्यूज़ हो हम कहते हैं नीज़ के नीचे थोड़ा एक पिलो रख लीजिए ताकि नीज़ थोड़े से बेंड रहें। जैसे कई बार होता है ना करवट लेके और बेंड करके पैर सो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल Okay, हल्का सा that नी is okay? बिल्कुल हल्का सा नी बेंड रहे तो अच्छा है। और जब आप साइड लेटते हैं तो दोनों नीज़ के बीच में एक पिलो रख लीजिए और ताकि जब दोनों सीधे नीज़ आपस में टच ना करें, उससे वो जो आपका पेनफुल एरिया है वो दोनों रगड़ नहीं खाता। सो इट्स अ गुड आइडिया टू कीप अ पिलोज जब आप साइड लेते हैं, और जब सीधा लेते हैं तो एक हल्का सा स्लाइट एलिवेट नी के नीचे बेंड रखना अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरूला। और अगर आपके घुटनों में दर्द है तो अवॉइड मत करिए, नज़रअंदाज मत करिए। ज़्यादा दर्द है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर सलाह कीजिए। और अगर अभी तक सेहतनामा विद राजेंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। शुक्रिया।